शादी के दिन मुझे सूट पहनकर असुविधा हो रही थी तो मैं एक नौकर से टाई खुलवाने गया। उस औरत को लगा कि मैं फिर से भाग रहा हूँ और शादी नहीं करना चाहता। वो खिड़की के पास खड़ी होकर लगातार 3 डिब्बे सिगरेट फूंक गई। सहायक बगल में समझाता रहा, मैडम अब और मत पीजिए। औरत ने कोई ध्यान नहीं दिया। तब सहायक ने मजबूर होकर बात बदली और बोला, साहब को सिगरेट की बदबू पसंद नहीं, इसलिए मत पीजिए। औरत का हाथ वहीं रुक गया। वो खुद से बुदबुदाई, उसे सिगरेट की बदबू से नहीं, बस मुझसे नफरत है। यह सुनते ही मेरा दिल एकदम गले तक आ गया। मुझे पिछले जन्म की वो बात याद आ गई जब मेरी मौत के बाद मैंने अपनी आंखों से देखा था कि उसने मेरा बदला लिया। वो मेरी लाश को पीठ पर उठाकर उस कमरे में ले गई थी जो मेरी पुरानी चीजों से भरा था। उस वक्त मुझे डर नहीं लगा था, बस सीने में एक गहरी टीस थी। वेन परिवार की वो शेरनी बेटी मुझसे इस कदर प्यार करती थी, इतनी बेइज्जती सहकर भी। इस जन्म में मैं चाहे कुछ भी हो जाए अब भागूंगा नहीं। आखिरकार शादी की रस्म शुरू हुई। जैसे ही संगीत की धुन थमी, बड़े हॉल के दरवाजे खुल गए। सभी मेहमान एक साथ पलटकर देखने लगे। मंच पर खड़ी उसने अपनी मुट्ठियां इतनी कसकर भींची हुई थी कि उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए। यह मेरे दोबारा जन्म के बाद वेन वान को देखने की पहली बार थी। मेरा जी चाहा कि अभी दौड़ कर जाऊं और उसे अपनी बाहों में भींच लूं, लेकिन जैसे ही मैं मंच की तरफ बढ़ा, एक आवाज ने मुझे अचानक रोक लिया। जिंगचेन, जल्दी मेरे साथ चलो। मुझे पता है तुम यह शादी अपनी मर्जी से नहीं कर रहे। मैं अभी तुम्हें यहाँ से ले जाती हूँ। मैंने बर्फ सी ठंडी नजरों से वांगटिंग को देखा, फिर उस हाथ को जिसने मुझे थाम रखा था। मंच पर वेनवान का कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बेबस होकर सिर झुकाकर रोने लगी। पल भर में मेहमानों में एक खलबली मची और फिर सन्नाटा छा गया। मैंने ऊपर देखा। वेनवान की वो रूठी आंसू भरी शक्ल देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैंने तेज कदमों से आगे बढ़कर वांगटिंग को जोर का एक धक्का दिया। वो बेवकूफ समझी कि मैं उसके साथ चल रहा हूँ और उसके चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान आ गई। मैंने सीधे पैर उठाकर उसे एक लात मारी। हट जाओ, तुम मेरे रास्ते में हो। मेरी इस दहाड़ से चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। सिर्फ नेमन वेन वान थी जो अभी भी अपने दुख में डूबी हुई थी। मैं वांगटिंग को एक तरफ छोड़कर सीधे वेन वान के सामने जाकर खड़ा हो गया। अवान, ऊपर देखो मेरी तरफ। लेकिन उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं उसके पास आ सकता हूँ। वो हिली तक नहीं। मैं झुककर उसका हाथ थामने लगा। उसने महसूस किया और झिझक कर हाथ खींचना चाहा, लेकिन मैंने फुर्ती से उसकी उंगलियां मजबूती से पकड़ ली। उसकी लाल सूजी आंखें देखकर मेरा दिल टूट गया। मैंने जानबूझकर पलटकर बाकी सबकी नजरें रोक ली और धीरे से उसके बाल सहलाए। अवान, अभी भी बच्चों जैसे रोती हो। वो अचरज और खुशी से मुझे देखने लगी। मैं उसके दिल की बेचैनी को अच्छी तरह समझता था। मैंने उसका नरम हाथ कसकर थाम लिया। चुप रहो, वो वादा याद है मुझे, जब बड़े हो जाओगे तो शादी करूंगा। मैं वादा नहीं तोड़ूंगा। उसकी आंखों में जो अविश्वास और पागल सी खुशी थी वो मुझसे छुपी न रही। उसने पूरी ताकत लगाकर मेरा हाथ वापस थाम लिया और कांपती आवाज में पुकारा, भैया। तभी वांगटिंग शर्मिंदा होकर जमीन से उठी। हमारे जुड़े हुए हाथ देखकर उसकी आंखों में जहर भर आया। वो लपक कर हम दोनों को अलग करने आई। छोड़ो उसका हाथ। जिंगचेन को तुमसे कोई प्यार नहीं। एक अपाहिज होकर उससे चिपकी हो, उसके दिल में तो मैं हूँ। पैसे वाली हो तो क्या हुआ। वेन वान का हाथ अचानक हल्का लगने लगा। अपाहिज सुनकर उसमें प्रतिक्रिया देने की ताकत ही नहीं बची। वो दर्द में डूबकर फिर से सिर झुकाने लगी। तब मुझे याद आया कि यह घटिया खलल डालने वाली अभी भी यहाँ है। यह सुनकर कि उसने सरेआम वेन वान को अपाहिज कहकर अपमान किया, मैंने पलटकर पूरी ताकत से एक जोरदार थप्पड़ मारा। वांगटिंग की गाल सूज गई। उसने हतप्रभ होकर कहा, गु यिंगचेन, तूने इस अपाहिज के लिए मुझ पर हाथ उठाया। मैंने उसकी बात को अनसुना किया और पलटकर वेन वान के पास गया। मैंने मुंह बनाते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। अवान, मेरा हाथ दर्द कर रहा है, जरा मल दो। नीचे बैठे मेहमान इस अप्रत्याशित नाटक को देखकर दंग रह गए। सब एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। ये किसी को सजा नहीं दे रहा, ये तो खुल्लम खुल्ला लाड़ा लड़ा रहा है। वेन वान की 3 सहेलियां ठीक उसी वक्त पहुंची और यह नजारा देखकर रह गई। वू शियाओटिंग ने आंखें मलते हुए आगे वाले से पूछा कि कहीं उसे धोखा तो नहीं हो रहा। फिर तीनों चुपचाप अपनी जगह बैठ गई। वेन वान ने फौरन मेरा हाथ दोनों हथेलियों में लेकर होठों के पास लगाया और धीरे से फूंक मारने लगी। लो, मैं फूंक मार देती हूँ, दर्द ठीक हो जाएगा। रोना बंद करो, ठीक है। वांगटिंग हार मानने वाली नहीं थी। वो फिर झपटी। मैंने सफाई से एक लात मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। तभी पांग वांग भीड़ से निकलकर आया और उसे उठाने लगा। उसने मुझसे पूछा कि इतनी बेरहमी क्यों। मैंने मन में एक ठंडी हंसी ली। तू भी आ ही गया, मीठा मीठा कुत्ता। मुझे लग रहा था देखते हैं तू कब तक चुप रहता है। मैं अभी हाथ खींचकर इन दोनों झंझटों को निपटाने वाला था। तभी मेरी नजर वेनवान की आंखों में एक चमक पर पड़ी। मैंने समझ लिया। मैंने हाथ वापस उसकी तरफ कर दिया और आगे बढ़कर उसे अपने पीछे कर लिया। वेनवान ने चैन की सांस ली और मेरा हाथ थाम लिया। उसने शरारत से 2 बार दबाया भी। मैंने उसकी नजरों का पीछा करते हुए पांग गुआंग को ठंडी नजरों से देखा। मैंने कब अपने मुंह से कहा कि मुझे वांगटिंग पसंद है। मैंने ज्यादा से ज्यादा यह कहा था कि जान बचाने का एहसान चुकाना है। एक ही वाक्य में पांग गुआंग के मुंह पर ताला लग गया। मैंने ठंडी हंसी के साथ आगे कहा, और वैसे भी मेरी अपनी नगीना रखते हुए मैं किसी और को क्यों चाहूंगा। क्या वो मेरी अवान से ज्यादा खूबसूरत है या मेरी अवान से ज्यादा अमीर है। एक नाजायज औलाद मेरा दिल हिला सकती है। पांग गुआंग और वांगटिंग के चेहरों का रंग एकदम बदल गया। वांगटिंग ने दिल टूटने का नाटक किया और रोते हुए बोली कि उसने मुझे गलत समझा, मैं बहुत लालची हूँ। मेहमान एकदम फट पड़े। सब आपस में कानाफूसी करने लगे कि मैं वेन परिवार की दौलत और ताकत के लालच में हूँ। पांग गुआंग ने मौका देखकर बेचारगी का नाटक किया और कहा कि मैंने खुद उसे कहा था कि वांगटिंग के पीछे जाए। मैंने तेज नजरों से उसे घूरा। अच्छा, मुझे तो ऐसी कोई बात याद नहीं। कहीं तुमने सपने में सुना था। पांग गुआंग के मुंह से एक शब्द न निकला। वांगटिंग ने देखा कि बात बिगड़ रही है तो वो बीच में कूदी। अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था तो पहले इतने कीमती तोहफे क्यों दिए, इतने प्यार से क्यों पेश आए। उसकी पुरानी बातें
उठाते ही मैंने जानबूझकर अचरज का नाटक किया। उस दिन की कार दुर्घटना में तुमने खुद ही मुझे बचाने का दावा किया था। मैंने एहसान चुकाया, इसमें गलत क्या है? मैं उन दोनों के कान के पास झुककर धीमे से बोला, उस दिन की असली सच्चाई क्या तुम सच में जानना चाहते हो? बताओ, मैं पूरी जांच करवा दूं। यह सुनते ही दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन पांग वांग फिर भी अकड़ कर बोला कि उस वक्त सब कुछ साफ हो चुका था और वांग टिंग कोई नकली नहीं हो सकती। मैंने इस तरह के लोगों पर और वक्त जाया करना ठीक नहीं समझा। एक कदम पीछे हटा और हाथ पीठ के पीछे कर लिया। वेनवान समझदार थी, उसने फौरन मेरा हाथ थाम लिया और होठों के कोने पर एक जीत भरी मुस्कान ले आई। वो वांग टिंग ने देखा कि माहौल पूरी तरह उसके हाथ से निकल गया है, तो वो धमकियों पर उतर आई। बोली कि उसने मुझे गलत समझा, ये सब वक्त की बर्बादी थी, आगे से अपनी अपनी राह। उसे लग रहा था कि मैं पिछले जन्म की तरह ठंडा और रूखा बना रहूंगा, लेकिन इस बार उसका हिसाब चूक गया। मैंने बिना किसी भाव के कुछ शब्द निकाले, ठीक है तो पूरी तरह खत्म। पहले जो भी किया वो सिर्फ एहसान चुकाना था, हिसाब बराबर। अब इसे दोबारा मेरे सामने मत लाना। मैं पलटकर अपनी सहायक जियांग रुओशुए की तरफ मुड़ा और उसे इस अनचाही मेहमान को फौरन बाहर करने का हुक्म दिया। जियांग रुओशुए ने देखा कि वैन वान भी हल्के से सिर हिला रही है। वो तुरंत दो तगड़े बाउंसरों के साथ आगे बढ़ी और बिना एक शब्द कहे वांग टिंग को खींचकर ले जाने लगी। वांग टिंग बिलबिलाती रही, छटपटाती रही, लेकिन बाउंसर ने उसका मुंह दबाकर उसे घसीटते हुए बाहर कर दिया। पांग वांग एक खंभे की तरह वहीं खड़ा रहा, न जाए न रहे। हालत बड़ी दयनीय थी। मैंने गला खंखारा और आवाज ऊंची करके कहा, हाँ और एक बात, अब मेरा घर बस गया है। पांग साहब का अब गू परिवार में मुफ्त में खाने रहने का कोई कारण नहीं। आज रात ही अपना बिस्तर बोरिया समेटकर पांग परिवार लौट जाइए। पांग गुआंग ने सिर उठाकर मुझे जहरीली नजरों से देखा। मैंने बस भौहें उचकाई और बेफिक्री से उसका अगला कदम देखता रहा, लेकिन यह कायर बस मुंह ढककर रोते हुए वहां से भाग गया। इन परेशान करने वाली मक्खियों से पीछा छुड़ाकर मैंने सहज भाव से सभी मेहमानों की तरफ रुख किया। चेहरे पर वो अकड़ और घमंड कहीं नहीं था जो लोग मेरे बारे में सोचते थे। मैंने सच्चे दिल से सबसे माफी मांगी और सभी का शुक्रिया अदा किया जो हम दोनों की शादी के गवाह बनने आए थे। मेहमान वैसे भी तमाशा देखने आए थे, छोटी बातों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत उन्हें नहीं थी। शादी का यह छोटा सा पेच यहीं खत्म हुआ और रस्म आगे बढ़ती रही। पवित्र अंगूठियां बदलने के बाद मैं धीरे धीरे वैन वान की व्हील चेयर धकेलते हुए चला। लिफ्ट में घुसते ही उसने बेसब्री से मेरा हाथ थाम लिया और उंगलियों पर चमकती अंगूठी को बच्चों जैसी खुशी से निहारने लगी। मैंने प्यार से उसके भुलभुले बालों को सहलाया और पूछा, सच में इतनी खुशी हो रही है? वैनवान ने मुर्गी की तरह सिर हिला हिलाकर हाँ की। उसकी आवाज में मिठास टपक रही थी। भैया अब सिर्फ मेरे हैं। उसकी खुशी मुझ तक आ गई, चेहरे पर बेरोकटोक मुस्कान फैल गई। हाँ, इस जन्म में मैं बस तेरा हूँ और तू वैनवान इस जन्म में सिर्फ और सिर्फ मेरी है। आराम कक्ष में लौटते ही हवा में एक अजीब सी चुप्पी फैल गई। उसकी नजरें मुझ पर चिपकी हुई थी, हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं सोफे पर बैठते हुए बोला, इतना घूरती क्यों रहती हो? वैनवान के होंठ भिंचे हुए थे, कुछ कहना चाहती थी, रुक रही थी। मैं उसके मन की बात एक नजर में भांप गया और छेड़ते हुए बोला, इतनी झिझकने वाली कब से हो गई? वो काफी देर हिचकिचाती रही, फिर हिम्मत जुटाकर पूछ ही लिया, आखिर किस बात ने तुम्हें इरादा बदलकर मुझसे शादी करने पर मजबूर किया? कहीं किसी ने पीछे से धमकी तो नहीं दी? मैंने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, वो धमकी देने वाला तू खुद नहीं है क्या? वो सुनकर सच में सोच में पड़ गई और बुदबुदाई, हाँ लगता है कुछ बात तो है इसमें। मैं उसके कान के पास झुककर गंभीरता से बोला, मैं बचपन से तुझसे प्यार करता हूँ, इसलिए मुझे सिर्फ और तू ही झुका सकती है। वांग टिंग के साथ तो बस एहसान का मामला था, मुझे क्या पता था कि तुम दोनों इसे इस तरह समझ बैठोगी। वैनवान को अभी भी पूरा यकीन नहीं हो रहा था। आखिर एक वक्त था जब मैंने वांग टिंग के पीछे सबके सामने दीवानगी दिखाई थी। मुझे पता था उसके मन में कड़वाहट है, लेकिन मैं बिल्कुल भी घबराया नहीं। सच में अवान, तुझे मुझ पर भरोसा करना होगा, वो बस एक एहसान था, कुछ नहीं। इतना कहकर मैंने बाहें फैलाई और उसे धीरे से अपनी तरफ खींचा। मुझे उसकी टांगे लगने का डर था, इसलिए बस हल्के से घेर कर रखा, जोर नहीं लगाया। लेकिन वैन वान ने मेरी यह सब सावधानी को खारिज करते हुए सीधे मेरे सीने में छलांग लगा दी। मैं चौंक कर बोल पड़ा, उसे संभालने की कोशिश करने लगा, चिल्लाया, अवान छोड़ छोड़। उसकी आंखों के कोनों में एक शरारती चमक थी। उसने बाहें और कसकर जकड़ ली और कांपती आवाज में पूछा, तो भैया जो कुछ पहले दिखाते थे वो सब नाटक था? मेरा पूरा जिस्म रुक गया। मैंने हाथ थमाए और धीरे से उसकी आंखों के पास हाथ फेरा। एक लंबी सांस लेकर समझाया, नहीं बस मुझे तेरी टांगों को चोट लगने का डर था। उसने जिद्दी होकर सिर हिलाया और धीमे से बोली, टांगों में तो वैसे भी कोई एहसास नहीं, और भैया के हाथ इतने नरम हैं, चोट कैसे लगेगी? मेरा दिल पसीज गया। मैंने उसका चेहरा हथेलियों में लिया और उसके माथे पर एक हल्का सा बोसा दिया। क्या अभी भी दर्द होता है? वैनवान मेरे सीने से लगी बैठी थी, अभी तक संभली नहीं थी। तभी उसने महसूस किया कि मेरे कंधे थरथराने लगे हैं और फिर मेरे गले से टूटी हुई आवाज में निकला, माफ करना। ये आवाज बहुत धीमी थी, बहुत कमजोर। ये माफी बहुत देर से आई थी, बहुत बहुत देर से। पिछले जन्म को याद करूं तो जो मैंने उसके साथ किया उसके लिए बस एक माफी काफी नहीं थी। मेरी रूंधी आवाज सुनकर वैनवान घबरा गई। उसने मुझे कभी रोते नहीं देखा था। वो उलझन में पड़कर मेरी पीठ थपथपाने लगी। भैया मत रो, मैंने कुछ गलत किया? बताओ, मैं अभी सुधार लेती हूँ। मैंने धीरे से सिर उठाया। पलकों पर अभी भी चमकते आंसू थे। उसने आगे बढ़कर पोंछे, लेकिन आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जितना पोंछो उतने बढ़ते जाते। उसका कलेजा कांप उठा। वैनवान की आंखें भी लाल होने लगी। वो खुद को कोसने लगी कि उसकी वजह से मैं रो रहा हूँ। यह सब उसी की गलती है। उसका वो बेचारा घबराया हुआ चेहरा देखकर मैंने आंसू रोकने की कोशिश की और उसकी हैरान नजरों के सामने सीधे उसके होंठों पर झुक गया। जिस पल होंठ मिले वो पत्थर की तरह जम गई। दरअसल यही मेरा असली पहला
पहला चुंबन था। पिछले जन्म में हम एक रात के करीब आए थे, लेकिन उसके बाद कभी एक भी चुंबन नहीं हुआ था। मैं धीरे धीरे संभल कर उसके करीब था। वैनवान भी धीरे धीरे हैरानी से बाहर निकल रही थी और तभी मैं पीछे हटने ही वाला था कि उसने अचानक मेरे सिर के पीछे हाथ रखकर उस चुंबन को और गहरा कर दिया। सांसें कोई एक दूसरे में घुल गई। वो धीरे धीरे और बोल्ड होती गई। जब मैंने उसे नहीं हटाया तो वो और भी बेधड़क होकर मेरी सांसें छीनने लगी। जब मैं लगभग दम घुटने की कगार पर था तब जाकर उसने अनमने मन से होंठ अलग किए। उस पल मेरे कान की जड़ें जलने लगी, कनपटी तक लाल हो गई, लगा जैसे खून टपक पड़ेगा। मैं सिर झुकाए हांफता रहा। मुझे भनक भी नहीं लगी कि उसकी आंखों में एक पल के लिए एक अजीब सा पागल कब्जा चमक कर गुजर गया। जैसे ही मैं संभल कर ऊपर देखने लगा, मेरा वो भोला भाला घबराया हुआ चेहरा देखकर उससे रहा नहीं गया और वो बिना एक पल घुमाए फिर से मुझ पर झुक गई। इस बार मैं भी अनाड़ी ढंग से जवाब देने लगा। तभी एक अचानक दस्तक ने मुझे चौंका दिया। घबराहट में मेरे दांत उसके होंठ पर लग गए। वैनवान के मुंह से दर्द में एक हल्की सी सांस निकली। मैं एकदम हड़बड़ा गया। देखना चाहता था, डर रहा था कि और तकलीफ ना हो। माफ करो, कुछ हुआ तो नहीं? लेकिन वैनवान ने हल्के से पैर मोड़े और मुझे नरम मुस्कान दी। कुछ नहीं हुआ। बाहर जियांग रुओशुए की दस्तक जारी थी। मैं लपक कर दरवाजा खींचा और पूछा कि क्या कोई जरूरी बात है। जियांग रुओशुए दरवाजे के बाहर अदब से खड़ी थी। उसने झुककर बताया कि दोनों बुजुर्ग साहब हमारा इंतजार कर रहे हैं। बड़ों को शराब पिलाने की रस्म होनी है। मैंने सिर हिलाकर कहा, हम अभी आते हैं। जियांग रुओशुए चुपचाप बाहर रुक गई। तभी मुझे अचानक होश आया। हम अभी भी बस छात्र हैं। मैं अभी भी वही क्लास छोड़ने वाला, फेल होने वाला आवारा लड़का हूँ और वो अभी तक वो खौफनाक कारोबारी औरत नहीं बनी जिससे लोग कांपते हैं। वैनवान धीरे धीरे व्हील चेयर चलाते हुए मेरे पास आई। मेरा चेहरा देखकर उसे लगा जैसे मेरी जान निकल गई हो। वो घबराकर मेरे कपड़े थाम लिए। मैं एकदम यादों से बाहर आया। पलटकर देखा तो उसकी आंखों में फिक्र थी। मेरा दिल भर आया। धीमे से पूछा, क्या हुआ? वैनवान के चेहरे की बेचैनी हल्की पड़ी। उसने हल्के से सिर हिलाया और जल्दी करने को कहा। जल्दी चलते हैं, रस्म खत्म होते ही मुझे घर ले चलो। मैंने सहमति में सिर हिलाया और दरवाजा खोलकर उसे साथ ले चलने लगा। जियांग रुओशुए वाकई बाहर खड़ी इंतजार कर रही थी। उसने बड़े सलीके से कहा कि वो वैनवान की व्हील चेयर संभाल लेगी। मैं कुछ कहने वाला था कि मैं खुद कर लूंगा, लेकिन तभी वैनवान ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मैं समझ गया। फौरन उसका हाथ थाम लिया। वैनवान ने मेरी हथेली मजबूती से दबाई और बोली, जियांग विशेष सहायक ही धकेलेंगी। मैं मुस्कुराते हुए उसकी बात मान गया और जियांग रुओशुए का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने हाथ हिलाकर कहा, कोई बात नहीं। फिर हम तीनों नीचे उतरे और दोनों परिवारों की मुख्य मेज की तरफ बढ़े। मैं बड़ों से मिल बतिया रहा था। तभी आंख के कोने से दिखा कि वैनवान की कुछ दबंग सहेलियां उसे पकड़कर शराब पिलाने पर उतारू हैं। मेरा दिल एकदम सिकुड़ गया। बड़ों की बातें अब कान में नहीं जा रही थी। मैं सीधे उधर लपका, उसके हाथ से बोतल छीन ली और कड़क आवाज में पूछा, किसने इजाजत दी तुझे पीने की? वैनवान मेरी इस अचानक हरकत से एकदम ठिठक गई। साथ में उसकी वो बेफिक्र सहेलियां भी। मेरे जहन में बस एक बात थी, पिछले जन्म में उसकी शराब की लत के पीछे टूटा हुआ दिल था और ठीक होने की एक उम्मीद थी। इस जन्म में मैं उसे एक बूंद भी नहीं छूने दूंगा। वैनवान ने गर्दन सिकोड़कर धीमे से सफाई दी। मैंने अभी पी ही नहीं थी। तो भी नहीं, तेरी तबीयत अभी शराब की इजाजत नहीं देती। वैनवान ने बड़ी बड़ी मासूम आंखों से मुझे घूरा और सीना तान कर बोली कि वो पी सकती है। मैं चुपचाप उसे घूरता रहा। वैनवान की हिम्मत जवाब दे गई। जल्दी से बोली, ठीक है, नहीं पीती। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। सहेलियां एक दूसरे का मुंह देखने लगी। यह वही वैनवान है जिसे वो जानती है, जो औरत एक साल में पूरी वैन कंपनी का रुतबा बदल देती है। वो यहाँ इस तरह झट से झुक जाती है। मैंने सहेलियों को आंखों से कड़ी चेतावनी दी, शराब मत पिलाना। फिर वैनवान के कान के पास झुककर धीमे से बोला, तेरी टांगे मैं ठीक कर सकता हूँ। आज के लिए शराब रोकने का काम तेरे जिम्मे। बड़ी बहन वैन तोंग ने हैरानी से पूछा कि यह सच है या मजाक? सब माहिरों ने तो जवाब दे दिया था। मैंने बस हल्के से मुस्कुराया। पलटकर वैनवान को कुछ समझाया। जब उसने आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिर हिलाया तब चैन की सांस लेकर मैं बड़ों के पास वापस गया। माँ ने नजरें झुकाकर छेड़ा, मेरा बेटा शादी करते ही बदल गया। अभी से बीवी की पहरेदारी शुरू। मेरा चेहरा एकदम लाल हो गया। सब जोर से हंस पड़े। वैन परिवार के बुजुर्ग दादाजी तो हंसते हंसते झुक गए। अच्छे दामाद, शादी हो गई तो जल्दी से हमें नाती पोते कब दिखाओगे? हम बूढ़ों को भी थोड़ी खुशी दो। मेरे दादाजी भी बोल उठे, हाँ मुझे तो गुड़िया जैसी परपोती चाहिए। मैंने थोड़े मायूस लहजे में कहा, दादाजी मजाक मत करिए, हम अब भी जवान हैं। कम से कम यूनिवर्सिटी तो खत्म होने दीजिए। और वैसे भी अवान की टांगों का भी मामला है। ये सुनते ही सबके चेहरे पर उदासी छा गई। मैंने उनकी नजरों से नजरें मिलाई और दृढ़ता से कहा, चिंता मत करिए, मैं उसकी टांगें जरूर ठीक करवाऊंगा। लेकिन बड़े बुजुर्गों ने इसे तसल्ली की बात समझा। शादी की रौनक भरपूर थी। शराब पिलाने वाले मेहमानों का तांता लगा रहा। अच्छा हुआ कि सहेलियां पहरे पर थीं। वैनवान के होंठों तक एक बूंद भी नहीं पहुंची। उल्टा मैं थोड़ा चढ़ा ले बैठा। जो मेहमान ज्यादा अड़े उनके लिए मैं खुद आगे बढ़ गया। बाद में सहेलियां भी इस शराब रोको दस्ते में शामिल हो गई। नतीजा यह है कि वो खुद ही डूब गई। वैनवान ने फौरन उनके सोने का इंतजाम करवाया। जियांग रुओशुए गाड़ी चलाते हुए हमें नए घर ले चली। रास्ते भर वैनवान मेरे बगल में दबकर बैठी रही। बीच बीच में उसने मेरे हाथ उठाए, सूंघे और एक हल्का सा चुंबन भी दे दिया। आगे बैठी जियांग रुओशुए की आंखें फटी की फटी रह गई। वो सोच रही थी, ये वही ठंडी रूखी औरत है जिसने कभी वैनवान को रुलाया था।
जो कभी मुंह फुलाए काली भौहें चढ़ाए रहती थी, वो अब पागलों की तरह इस पर लटकी है। तुम थोड़े नशे में थे। उसके कंधे पर टिके बेचैनी लगी तो सरक कर सीधे उसकी गोद में लेट गए। वेनवान का पूरा बदन अकड़ गया। उसे समझ नहीं आया क्या करे। टांगों में एहसास न होने के बावजूद उसने धीरे धीरे तुम्हारी उंगलियां सहलानी शुरू कर दी, बहुत हल्के हाथ से, जैसे तुम्हारी नींद टूट जाने का डर हो। तुम उसकी बाह में और घुस गए। उसके मजबूत सीने का एहसास हुआ। वेनवान को लगा जैसे वो तड़प उठी। टांगे बेकार थी लेकिन दिल तो था। लेकिन तुम्हारे मन में कुछ और ही था। तुम चुपके से उसकी नब्ज टटोल रहे थे। उसका दिल उस वक्त कोमलता से लबालब था। उसे तुम्हारी इस चालाकी का जरा भी अंदाजा नहीं था। नब्ज देखते ही तुम्हारी भौहें सिकुड़ गईं। ऑपरेशन तो बिल्कुल काम नहीं आएगा। लगता है सिर्फ सुई धागे और जड़ी बूटियों से धीरे धीरे इलाज करना होगा। लेकिन उसे बतायूं कैसे कि वो शक न करे। अभी यही सोच रहे थे कि नशे की लहर एकदम चढ़ आई। आंखें मूंदने लगी और तुम वहीं झपकी में चले गए। वेनवान ने नजर घुमाई और धीमे से हुक्म दिया, साहब को अंदर ले चलो। एक गिलास गर्म शहद का पानी तैयार करो और कमरा गर्म रखो। ल्यूशियन ने फौरन सिर हिलाया। वेनवान की आवाज एकदम सपाट थी, तुम लोग भी जाओ, कल सुबह आना। जियांग रोशुए ने जाते जाते आवाज लगाई, वेन छोटी मालकिन। वेनवान ने एक ठंडी नजर उसकी तरफ फेंकी। जियांग रोशुए एकदम पीछे हट गई और झट से लिफ्ट का दरवाजा बंद कर लिया। जी छोटी मालकिन, जल्दी सो जाइए। नीचे बटलर चेन बोथ ने जियांग रोशुए को देखा तो पूछा, क्या हुआ, मालकिन का कोई और काम है? जियांग रोशुए ने थका हुआ सिर हिलाया और लंबी सांस ली। नहीं, मालकिन ने कहा सो जाओ। चेन बो ने जानकारों की तरह सिर हिलाया और धीमे से पूछा, तो क्या जवाई साहब को मालकिन ने जबरदस्ती वश में कर लिया? जियांग रोशुए का सिर लहरों की तरह हिलने लगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लग रहा है वो सच में बदल गए हैं। शादी में भी मालकिन का पूरा साथ दे रहे थे, लेकिन इतना अचानक बदलाव, कहीं कोई चाल तो नहीं? मुझे मालकिन की हिफाजत करनी चाहिए। चेनबो ने उसे रोका। अरे पगली, मालकिन को मैंने बचपन से देखा है। जवाई साहब का यह बदलाव साफ दिल से है। जा, चैन से सो जा। जियांग रोशुए ने एक आखिरी बार पलटकर ऊपर देखा। बस यही दुआ है कि मालकिन की इस बार खौशी टिकी रहे। तभी ल्यूशेन शहद का पानी देके नीचे आई। तीनों एक साथ जमा हो गए और लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। जियांग रोशुए का दिल तब जाकर थोड़ा हल्का हुआ। ऊपर वेनवान ने बड़े नाजुक हाथों से तुम्हें नरम बड़े बिस्तर पर लिटाया। तुम्हारी नींद देखती रही, फिर मन में बुदबुदाई, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। घूम फिरकर आखिरकार मेरे पास ही आए। तो मेरा बचपन से बेचारगी का नाटक काम आया। वो मुझ पर ही फायदा रहती है। बस यही नहीं पता जब मेरा असली चेहरा देखेगी तो क्या सोचेगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वेनवान ने भाव समेटे और ठंडी आवाज में बोली, आ जाओ। ल्यूशियन दरवाजा खोलकर अंदर आई और अदब से गिलास आगे किया। छोटी मालकिन, शहद का पानी। वेनवान ने हाथ बढ़ाकर गिलास ले लिया। रहने दो, मैं खुद दे दूंगी, तुम सो जाओ। ल्यूशियन ने झट से सिर हिलाया, मुस्कुराते हुए पर्दा खींचा और नीचे उतर गई। नीचे चेन बो और जियांग रुओशुए मिल गए। तीनों तमाशाई बन गए। वेनवान सोच में पड़ी थी, जगाएं या न जगाएं। जगाया तो कहीं नाराज न हो जाए, न पिया तो कल सिरदर्द तय है। काफी उधेड़बुन के बाद उसने हल्के से धक्का दिया। उठो उठो जरा, पहले यह शहद का पानी पी लो, फिर सोना। मैंने मुंहदी आंखें खोलने की कोशिश की। नींद भरी आवाज में बोला, बीवी क्या हुआ? वेनवान की सांस रुक गई। उसने अभी मुझे बीवी कहा। हे भगवान, एक बार और सुनना है। मैं आंखें मलते हुए बोला, वेनवान शहद का पानी पी लो। हाँ पियोगी तो अच्छा लगेगा। वेनवान ने सोए हुए इंसान की तरह खाली आंखों से हाँ कर दी। शहद का पानी जल्दी खत्म हो गया। धीरे धीरे होश भी वापस आने लगे। मैंने चारों तरफ नजर घुमाई। यह जगह पिछले जन्म की याद से एकदम मेल खाती थी। उस रात भी वो मुझे जबरदस्ती यहाँ लाई थी। यहीं उसने मुझे अपना बनाया था और यहीं उसने मेरी ठंडी पड़ चुकी देह को छोड़ने से इनकार किया था। लेकिन इस बार अलग है। इस जन्म में मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई परिवार से लड़ाई नहीं, कोई अनंत झगड़े नहीं। मैंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और मन में बोला, शुक्रिया वेनवान, मैं नहा कर आता हूँ। कहते हुए उसके गाल पर एक हल्का बोसा दिया और बाथरूम की तरफ मुड़ गया। वेनवान वहीं बैठी रही, मन हल्का, दिल भरा हुआ। मैं नहाते नहाते सोचने लगा, आज रात का क्या होगा? अगर उसके मन में कुछ है तो मैं भी तैयार हूँ। बस उसकी टांगों का ख्याल रखना होगा। काफी देर हो गई। वेनवान बाहर बेचैन होने लगी। नशे में कहीं कुछ हो न जाए। उसने व्हील चेयर चलाकर दरवाजे तक पहुंची और दस्तक दी। जिंगचेन, जिंगचेन, बहुत देर हो गई, कुछ आवाज क्यों नहीं? कोई जवाब नहीं। वेनवान पूरी तरह घबरा गई। दरवाजा अंदर से बंद था, उससे खुलता नहीं था। वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। जिंगचेन, दरवाजा खोलो, क्या हुआ तुम्हें? दरअसल मैं बाथटब में ही सो गया था। धुंधले में आवाजें सुनाई दी। आंखें खुली तो हड़बड़ाकर उठा, कपड़े पहने और दरवाजा खींचा। दरवाजा खुला तो हम दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। वेनवान के हाथ में एक स्टूल उठा हुआ था दरवाजा तोड़ने के लिए, और मैं भीगे बालों से टपकते पानी के साथ सामने खड़ा था। वेनवान ने स्टूल फेंका, व्हील चेयर आगे बढ़ाई और सीधे मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। गला भराया था। तुमने मुझे डरा दिया। मैंने धीरे धीरे उसके सिर पर हाथ फेरा। हुआ कुछ नहीं, बस नींद आ गई थी। देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रो मत। वेनवान ने फिर भी जकड़ रखा, जैसे छोड़ा तो खो जाऊंगा। मैंने भी बाहें उसके गिर्द कसी। उसके कान के पास कुछ देर रहा, फिर धीरे से छोड़ा। ठीक है वेनवान, अब तुम भी जाकर नहा लो। वेनवान ने सिर हिलाया और अनमने मन से बाहें ढीली की। ठीक है। मैंने उसकी लाल आंखें देखी। कोई मदद चाहिए? वेनवान एक पल के लिए रुकी। मैंने समझाया, मतलब अकेले नहाना ठीक रहेगा। जियांग रोशुए को बुला दूं? वेनवान ने तुरंत इनकार में सिर हिलाया। चाहे कितना भी मुश्किल हो, वो कभी किसी को नहलाने नहीं देती थी, जियांग रोशुए को भी नहीं। ठीक है, मैंने कहा, जाओ नहा लो, मैं तब तक बाल सुखा लेता हूँ। वेनवान ने हाँ की और बाथरूम में चली गई। पूरे कमरे में तुम्हारी खुशबू फैली हुई थी। कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल दीदी जैसा, जो मुझे सुकून देती है। नहाकर निकली तो वेनवान ने देखा मैं बिस्तर पर पेट के बल लेटा हुआ था। चौड़े कंधे, पतली कमर। बाथरोब
का दामन थोड़ा ऊपर उठा हुआ था, जिससे मजबूत लंबी पिंडलियां दिख रही थी। मैंने दोनों हाथों पर ठुड्डी टिकाई हुई थी। वेन वान को लगा यह नहाना बेकार गया। मैं पहले ही उसकी जलती हुई नजर भांप चुका था। जानबूझकर वो खुशबू और वो अंदाज बिखेर रहा था जो उसे बेचैन कर दे, लेकिन इतने सलीके से कि वो समझ न सके। जिस कोने से वेन वान देख नहीं सकती थी, वहां मेरे होठों पर एक शरारती मुस्कान थी। तुझे पागल करने में देर नहीं लगेगी। मैंने पलट कर देखा। नहा लिया? आती क्यों नहीं? वेन वान को लगा रंगे हाथ पकड़ी गई। झट से 2 बार खांस कर अजीब सी हंसी छुपाई। हाँ नहीं, कुछ नहीं। वो व्हील चेयर चलाते हुए बिस्तर के पास आई। मैंने उसके हल्के से लाल हुए कानों पर नजर डाली और मुस्कुराते हुए बोला, बहन बाल सुखा दूं? यह छेड़ने वाली बात सुनते ही वेन वान ने फौरन सिर हिलाया। नहीं नहीं, मैं खुद कर लूंगी। सामने इस मासूम भोली भाली वेन वान को देखकर मेरा जी चाह रहा था और छेड़ूं, क्योंकि मैं दोबारा जन्मा हूं। इसलिए जानता था कि अभी की वेन वान अभी भी वही छोटी सी लड़की है जो जरा सी बात पर शर्मा जाती है, इतनी प्यारी कि और सताने का दिल करे। मैंने झट से उसके हाथ से ड्रायर छीन लिया। अरे छोड़ो, हम दोनों शादीशुदा हैं। तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। सही बात है ना बीवी? वेन वान का दिमाग एकदम खाली हो गया। हाथ अभी भी ड्रायर पकड़ने की मुद्रा में थे। मैंने गलत तो नहीं सुना? इन्होंने अभी फिर बीवी कहा? कितना मीठा लगता है। एक बार और सुनना है। उसका वो अबोध सपनीला चेहरा देखकर मेरी हंसी छूट गई। वेन वान, इतनी प्यारी क्यों हो तुम? वेन वान होश में आई और मुंह बनाकर बोली, कहां? तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता? बाल सुखाने के बाद मैंने देखा वेन वान अभी भी वहीं खड़ी खोई हुई थी। मैं बिस्तर के किनारे बैठकर जम्हाई लेने लगा। वेन वान ने होश संभाला और धीमे से बोली, नींद आ रही है तो सो जाओ, मैं बगल वाले कमरे में जाती हूँ। मैंने बगल की जगह थपथपाई। यहाँ आओ, साथ सोते हैं। नई शादी में अलग सोएं। लोग क्या सोचेंगे? यही समझेंगे कि मैं तुम्हें परेशान करता हूँ। वेन वान एक पल हिचकिचाई, फिर सिर हिलाया। ठीक है। मैं अंदर खिसका। वेन वान बिस्तर पर आ गई। दोनों चुपचाप लेटे रहे। मैंने महसूस किया उसका बदन थोड़ा अकड़ा हुआ है, तो धीरे से उसे अपनी बाहों में समेट लिया। वेन वान और अकड़ गई। मैंने हंसते हुए हाथ उसके पेट पर रख दिया। अरे बहन, इतना अच्छा फिगर है तुम्हारा। मेरी तरफ से तो बेहद खुशी थी, लेकिन वेन वान की तरफ से मजा और तकलीफ दोनों एक साथ थे। उसने मेरी उछलती उंगलियां दबाकर रोकी। आवाज छोटी थी, लेकिन वो भी आखिरकार इंसान है। सब्र की हद होती है। हाथ मत हिलाओ। मैंने ऊपर देखा। उसकी आंखों में सख्ती साफ दिख रही थी। मैंने मन में सोचा, हाय, मामला खत्म हो गया। फौरन हाथ वापस किया और एक तरफ सीधा लेट गया। वेन वान को लगा जैसे गर्माहट अचानक छिन गई। एक हल्की सी उदासी आई, फिर घबराहट। कहीं नाराज तो नहीं हो गए? उसने डरते डरते आवाज लगाई, जिंगचेन। मैं चुपचाप उसके जवाब का इंतजार करता रहा। जब काफी देर कोई आवाज नहीं आई तो वेन वान को यकीन हो गया, नाराज हो गए। अब क्या होगा? कहीं फिर से अनदेखी न शुरू कर दें। सब मेरी गलती है। मुझे भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो हैरानी हुई। ऊपर देखा, वेन वान की आंखें डबडबाई हुई थी। वो फिर रो रही थी। मैं झट से उठकर बैठा और आंसू पोंछने लगा। अब क्यों रो रही हो? वेन वान को लगा मुझे गलतफहमी हो गई। रोना और तेज हो गया। मैं अनाड़ी ढंग से आंसू पोंछता रहा। बस करो, रो मत, अभी तो ठीक थी। टांग में दर्द है? वेन वान ने सिर हिलाया। टांगों में एहसास ही कहां था, दर्द कहां से होता? मैं उसका हाथ थामने ही वाला था कि उसने कहा, तुम नाराज तो नहीं हो? मुझे हंसी और रुलाई दोनों आ गई। मैं क्यों नाराज होऊंगा? वेन वान ने मुंह लटका कर कहा। मैंने रोका तो तुम चुप हो गए। यह सुनकर मुझे सच में हंसी आ गई। तू सोचती क्या है इतनी छोटी सी बात पर? क्या अभी भी बच्ची है? वेन वान ने ठीक से नहीं पूछा। सच में नाराज नहीं? मैंने पक्के से सिर हिलाया। मैं नाराज क्यों होऊंगा? कहते हुए मैंने उसे फिर से अपनी बाहों में खींच लिया। बस करो, आज बहुत थक गए हैं, अब सोते हैं। वेन वान ने भी बिना कुछ कहे मुझे कसकर थाम लिया। मैंने धीरे धीरे आंखें बंद की। वेन वान को अभी भी सुरक्षा की जरूरत है। उसे वो टूटा हुआ इंसान नहीं बनने दूंगा जो वो बाद में बनी थी। यही मासूम प्यारी वेन वान बनी रहे। उधर वेन वान सोच रही थी, आगे से ठंडा रहना होगा, अपना असली चेहरा नहीं दिखाना। अगर उसे पता चल गया तो वो मुझे छोड़ देगी, और अगर उसने छोड़ा तो मैं पागल हो जाऊंगी। दोनों अपने अपने मन में राज छुपाए एक दूसरे की बाहों में लेटे रहे। अगले दिन सुबह जल्दी वेन वान की आंख खुल गई। वो चुपचाप मेरा सोया हुआ चेहरा देखती रही, फिर हाथ बढ़ाकर मेरे बाल सहला दिए। दरअसल मैं पहले ही जाग चुका था, बस थोड़ी देर और लेटे रहने का मन था। उसके छूते ही आंखें खोल दी। वेन वान हड़बड़ा गई। सॉरी, तुम्हें जगा दिया? मैंने उसके होंठों पर हल्का सा बोसा दिया और नरम आवाज में कहा, नहीं। सुप्रभात पति जी। वेन वान ने पलकें झपकाई। होठों के कोने अपने आप ऊपर उठ गए। सुप्रभात पति जी। हम दोनों हाथ थामे नीचे उतरे। चेन बो और लियू शेन हमारी यह मीठी जोड़ी देखकर मुस्कुरा रहे थे। मेरे मन में एक कसक उठी। पिछले जन्म में यही दोनों हमेशा साथ रहे और मैंने उन्हें रूखेपन से दुत्कारा था। इस बार मैं उनके साथ अच्छे से पेश आना चाहता हूँ। मैंने खुद आगे बढ़कर हंसते हुए पूछा, लियू शेन, खाना बन गया? बहुत भूख लगी है। खाने की मेज पर इतने सारे पकवान देखकर मैं हैरान रह गया। सब मेरी मनपसंद चीजें। लियू शेन ने मुस्कुराते हुए बताया, ये सब छोटी मालकिन ने खास आपके लिए बनवाए हैं। मैं झट से वेन वान की तरफ मुड़ा। वो चुपचाप बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेरे दिल में गर्म लहर दौड़ गई। मैंने झट से उसके गाल पर एक बोसा दिया। हे शुक्रिया वेन वान। वेन वान के कान एकदम लाल हो गए। पूरा बदन सतर्क हो गया। यह इंसान एक हफ्ते पहले तक कहता था, मर
मर जाऊंगा पर शादी नहीं करूंगा, सिर्फ खेलना पसंद है। और अब न सिर्फ बातें करता है बल्कि चूमता भी है। उसने मन ही मन फैसला किया, जियांग रोशुए को लगाना होगा, पता लगाओ इसे क्या हो गया है। लेकिन मैं इतना सब सोच ही नहीं रहा था, बस झुककर खाने में लग गया। मैंने प्यार से वेनवान की थाली में एक छोटी लाल मिर्च की सब्जी भी परोस दी। ये बहुत स्वादिष्ट है, तुम भी चखो। तभी जियांग रोशुए भागती हुई आई। दरवाजे पर ही चेनबो ने उसे रोक लिया। छोटी मालकिन और साहब खाना खा रहे हैं, अभी अंदर जाकर परेशान किया तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। जियांग रोशुए बाहर बेचैनी से इंतजार करती रही। जब हम खाना खा चुके तब वो आगे बढ़ी। मैंने देखा कि वो कुछ कहना चाह रही है पर रुक रही है। मैंने प्यार से वेनवान से कहा, तुम लोग जाओ, काम निपटाओ, मैं यही हूँ। कहकर मैं सोफे पर बैठकर आराम से टीवी देखने लगा। स्टडी रूम में जियांग रोशुए का चेहरा बेहद गंभीर था। छोटी मालकिन, हमारे आदमियों ने देखा लियू यूशिन और पांग गुआंग फिर मिले हैं। बात साफ नहीं सुनाई दी लेकिन बात साहब से जुड़ी है, यह तय है। वेनवान की आंखें पल भर में बर्फ सी ठंडी हो गईं। चेहरे पर एक खतरनाक खामोशी उतर आई। नजर रखो और आदमी लगाओ। जियांग रोशुए ने फौरन सिर हिलाया और जाने लगी। लेकिन एक और खबर थी। छोटी मालकिन, अभी सोशल मीडिया पर बहस चल रही है। लोग कह रहे हैं साहब ने आपके पैसों के लालच में वांग टिंग को छोड़ा। कह रहे हैं वो 2 नावों पर सवार घटिया इंसान है। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वेनवान का चेहरा काला पड़ गया। किसने फैलाया? जियांग रोशुए ने बस 2 शब्द कहे, पांग गुआंग। वेनवान के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आई। पांग परिवार इन दिनों बड़े चैन से जी रहा है। नानमुझे को भेजो, जरा दबाव बनाओ। दोनों नीचे उतरी तो मैं तकिया गोद में रखे टीवी देख रहा था। जियांग रोशुए ने मुझे देखा और मन में समझ गई कि छोटी मालकिन मुझसे शादी करने पर इतनी अड़ी क्यों थी। लेकिन अगले ही पल उसकी नजर वेनवान की आंखों से टकराई जो उसे चाकू की तरह घूर रही थी। जियांग रोशुए कांप गई। मैं चलती हूँ। और वो भाग खड़ी हुई। मैंने पलट कर देखा, वो जा चुकी थी। वेनवान मुंह फुलाए मेरे पास आ गई। मैं हैरान था, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। उसका वो रूठा हुआ चेहरा देखकर मैंने मुट्ठी तानकर पूछा, किसने छेड़ा? बताओ, मैं ठीक कर देता हूँ। वेनवान ने होंठ दबाकर कहा, तुमसे मतलब? मैं उसकी व्हील चेयर के हत्थे पर टिककर जानबूझकर बोला, जियांग रोशुए इतनी तेज क्यों भागी? तुम उसकी इतनी परवाह करती हो? वेनवान तुरंत भड़क गई। करती हूँ परवाह तो। मैं मुस्कुराते हुए उसे छेड़ता रहा। कितनी प्यारी है, बिल्कुल मेरी नन्ही खरगोश जैसी। वेनवान मुझ पर खींची, मुझ पर मुस्कुराई, दोनों एक साथ। आखिरकार उसने हार मान ली। मैंने बिल्ली की तरह उसकी नाक सहलाई। अच्छा, माँ बाप ने आज रात खाने पर बुलाया है। हम जाने की तैयारी ही कर रहे थे कि जियांग रोशुए फिर आ गई। उसकी छोड़ों ने छोटी मालकिन क्वाक की आवाज से मेरी धड़कन रुकते रुकते बची। लेकिन वेनवान ने उसे झाड़ दिया। इतनी हड़बड़ी क्यों? डरा दिया। जियांग रोशुए बेचारी रोने रोने को हो गई। मैं बीच में आया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं ही टीवी जोर से देख रहा था। जियांग रोशुए ने राहत की सांस ली और पूछा, छोटी मालकिन, आपको वेन परिवार के बुजुर्गों के घर छोड़ दूं? वेनवान ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मुझे देखती रही। मुझे समझ आया। मैंने माथे पर हाथ मारा। हाँ, चलते हैं, देर हो जाएगी। वेनवान ने बेफिक्री से कहा, जल्दी नहीं, इंतजार करने दो उन्हें। मैंने तुरंत विरोध किया। नहीं, मैं अब तुम्हारा पति हूँ, अच्छा प्रभाव डालना जरूरी है। वेनवान ने कुछ नहीं बोला और जियांग रोशुए को गाड़ी की तरफ धकेलने दिया। गाड़ी धीरे धीरे वेन परिवार के पुराने घर की तरफ बढ़ने लगी। मेरा दिल भारी होने लगा। पिछले जन्म में शादी में मेरे बवाल की वजह से दोनों परिवारों का रिश्ता टूट गया था। मरते दम तक मैं उन्हें दोबारा नहीं मिल सका। तभी एक गर्म हाथ ने मेरा हाथ थाम लिया। वेनवान, उसने नरम आवाज में कहा, घबरा रहे हो? अरे पहली बार नहीं मिल रहे, वो तो बचपन से ही तुम्हें अपना मानते हैं। घबराओ मत। मैंने धीरे से हाँ कहा और आवाज को सामान्य रखने की कोशिश की। जब गाड़ी वेन परिवार के पुराने घर में दाखिल हुई, मेरी पकड़ अनजाने में और कस गई। शायद 3-4 साल हो गए थे यहाँ आए, लेकिन इस बार पहचान बिल्कुल अलग थी। गाड़ी एक पहाड़ी बंगले के दरवाजे पर रुकी। जियांग रोशुए ने सावधानी से वेनवान को उतारा। मैं दूसरी तरफ से उतरा और तेज कदमों से उसके पास आकर स्वाभाविक ढंग से उसका हाथ थाम लिया। दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगे। कंकड़ों से बनी घुमावदार पगडंडी आगे जा रही थी। दोनों तरफ वेन बुजुर्ग ने अपनी पत्नी के लिए खुद अपने हाथों से लगाए फूल खिले हुए थे। बसंत अपने शबाब पर था। फूलों की मीठी खुशबू ने मेरे मन की बेचैनी को थोड़ा हल्का कर दिया। अभी पास भी नहीं पहुंचे थे कि दूर से एक परिचित आकृति दौड़ती हुई आती दिखी। मेरी सास युए केंग्यू। उन्हें किसी बड़े घर की मालकिन होने का कोई ख्याल नहीं था। आंखों में वो गर्मजोशी थी जो मुझे निगल लेना चाहती थी। बचपन से वो मुझे अपने बेटे जैसा मानती आई थी। दामाद आखिर आ गए, माँ कब से इंतजार कर रही थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और खींचते हुए अंदर ले चली। मैं उनकी इस गर्मजोशी में थोड़ा उलझ गया। माँ जी, धीरे, युए केंग्यू और खिलखिलाकर हंसी। वेनवान को वो पूरी तरह भूल गई थी। वेनवान भी चुपचाप पीछे पीछे आने लगी। चेहरे पर कोई भाव नहीं, जैसे यह सब उसके लिए नई बात नहीं। बड़े हॉल में दाखिल होते ही मुख्य सोफे पर बैठे बुजुर्ग दंपत्ति की नजर मुझ पर पड़ी। उनके चेहरे पर एकदम चौड़ी मुस्कान आ गई। जिंगचेन आया। मैंने अदब से सिर झुकाया। दादाजी, दादी जी। जियांग रोशुए ने वेनवान को मेरी बगल में पहुंचाया। ससुर वेनयानजो एक तरफ हो गए। वेनवान ने भी धीमे से कहा, दादाजी, दादी जी। दोनों बुजुर्गों ने सिर हिलाया। जब वेन बुजुर्ग दादी की नजर वेनवान पर पड़ी, उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने उसका हाथ कसकर थाम लिया। आंसू बड़ी मुश्किल से रोके। कुछ पल बाद वेन बुजुर्ग दादी उठी और किसी को मना न करने वाले लहजे में बोली, केंग्यू और जिंगचेन मेरे साथ चलो। सास जी फौरन उठ खड़ी हुई। मैंने पलटकर पास बैठी वेनवान को देखा। वेनवान ने मुझे एक शांत नजर दी। मैं समझ गया और सास जी के साथ स्टडी रूम में चला गया। दरवाजा बंद होते ही वेन बुजुर्ग दादी ने मेरा हाथ कसकर थाम लिया। आवाज में एक गहरी बेचैनी थी। जिंगचेन, अवान बच्ची है। हाँ, चोट खाई है उसने, लेकिन उसका तुम्हारे लिए प्यार बिल्कुल सच्चा है। उससे नाराज मत होना। सास जी युए केंग्यू भी बगल से बोल पड़ी, हाँ बेटा, वो तुम्हें कितने सालों से चाहती है। यही हम वेन परिवार
परिवार वालों की गलती थी, कुछ बातें तुम पर थोपी गई, दिल पर मत लो। मैंने फौरन सिर हिलाया। आवाज में पूरी गर्मजोशी थी। नहीं माँ जी, दादी जी, मैंने अवान से पूरे दिल से शादी की है। वो चाहे जैसी भी हो जाए, मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं वादा करता हूँ इस जन्म में मैं उसे कभी तकलीफ नहीं दूंगा। मैंने यह वादा पूरी गंभीरता से किया। मन में एक बात और थी जो मैं कह नहीं सका। दरअसल कर्जदार तो मैं हूँ। अगर आप दोनों को उसका असली स्वभाव पता होता तो शायद अभी मुझे इस तरह थामे न बैठती होती। यह राज मेरे सीने पर बोझ की तरह है। सास जी और दादी जी ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में एक नई रोशनी थी। अगले ही पल युए कंग्यू ने जेब से एक चमकती हुई जेड की तख्ती निकाली और बिना कुछ पूछे मेरी हथेली में रख दी। मेरी हथेली में ठंडक उतरी। माँ जी, ये मैं नहीं ले सकता। रखो। युए कंग्यू ने मेरा हाथ दबा दिया। ये वेन परिवार की तरफ से है और एक तरह से ये तुम्हारे मन को भी सुकून देगा। मैंने और विरोध नहीं किया। जेड की तख्ती संभाल कर रख ली। फिर सिर उठाकर गंभीरता से बोला, ये आप लोगों का कर्ज नहीं है, ये तो वेन परिवार के दामाद की असली पहचान है। वेन बुजुर्ग दादी की आंखों में संतोष भर आया। अच्छे बच्चे, चलो, अवान इंतजार कर रही होगी। मैंने दोनों बुजुर्गों की बांहें थामी और हम तीनों एक परिवार की तरह स्टडी रूम से बाहर निकले। हॉल में आते ही मेरी नजर सीधे वेन वान से टकराई। वो चुपचाप वहीं बैठी इंतजार कर रही थी। हम तीनों को इस तरह हंसते खिलखिलाते देखकर उसकी आंखों में एक पल के लिए एक अजीब सी लहर उठी जो झट से छुप गई। मैंने उसे एक चौड़ी मुस्कान दी। उसके वो हमेशा ठंडे रहने वाले होंठ आज हल्के से मुड़ गए। उस दुर्घटना के बाद से उसके चेहरे पर भाव बहुत कम आते थे। सिर्फ मेरे सामने ही वो इतनी जीवंत दिखती थी। मैं बड़ों से विदा लेकर दौड़ता हुआ वेन वान के पास आया और जेड की तख्ती उसके सामने लहराई। देखो कैसी लग रही है। उसने ध्यान से देखा और सिर हिलाया। सुंदर है। मैं मुस्कुराकर बोला, यह माँ जी की जेड है। अब इसके बाद तू मुझे छोड़ने की सोच भी नहीं सकती। वेन वान ने ऊपर देखकर मुझे एकटक निहारा। उसकी आंखों में जैसे सितारों का समंदर भर गया और उसी पल उसके मन में एक पक्का इरादा जम गया। चाहे कुछ भी हो, किसी महान वैद्य को ढूंढकर खुद को ठीक करवाना है। उसने धीरे से होंठ हिलाए जैसे कोई वचन दे रही हो, नहीं छोड़ूंगी। तभी महिला बटलर आई और सूचना दी, खाना तैयार है। सब डाइनिंग रूम में चले गए। वेन बुजुर्ग दादा दादी एक साथ बैठे। बाईं तरफ ससुर वेन यानझो और सास जी। मुझे और वेन वान को दाईं तरफ बिठाया गया। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। वेन जिनान कहीं नहीं दिखा। मैंने धीमे से वेन वान से पूछा, वेन भाई नहीं आए? खाना नहीं खाएंगे? उससे पहले ही सामने से सास जी की आवाज आई, उस लड़के को जाने दो, आज न जाने क्या माजरा है। बोल कर गया, काम है, नहीं आऊंगा। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मन में एक ठंडी लहर उठी। जब मैंने वेन वान से शादी का फैसला नहीं किया था तब हम दोनों में काफी बड़ी लड़ाई हुई थी। शायद अभी भी वो मन में मुझसे नाराज हो। वेन वान ने मेरा हाथ दबाया। आंखों में एक साफ संदेश था, उनकी मत सोचो, बस मेरा ख्याल रखो। मेरा दिल भर आया। मैंने उसका हाथ कसकर थाम लिया। ठीक है। खाने की मेज पर एक अनोखा नजारा था। वेन वान मुझे खाना परोस रही थी। मैं उसे सूप निकाल रहा था। दोनों बेफिक्री में डूबे, मिठास में लिपटे। यह प्यार भरी जोड़ी देखकर बड़े बुजुर्गों के चेहरों पर खुशी छलक रही थी। खाने के बाद सास जी ने रुकने का आग्रह किया। मैंने सहमति दी। माँ जी, आप तकलीफ न करें। कैसी तकलीफ? वो खरुशी से बोली और नौकरों को कमरा तैयार करने का हुक्म दे दिया। वेन वान ने मेरे कान के पास आकर धीमे से कहा, जबरदस्ती मत करो, न रहना हो तो मत रुको। मैंने उसे एक आश्वस्त नजर दी। मन में पर विचारों की लहर उठ रही थी। पिछले जन्म में भी इन्होंने मुझे इसी तरह चाहा था, जैसे अपना बच्चा हो, और मैंने उन्हें जवान बेटे को खोने का दर्द दिया। इस बार यह नहीं होगा। मेरी चुप्पी देखकर वेन वान ने भी कुछ नहीं कहा, बस पास बैठी रही। बीच बीच में नजरों के कोने से मुझे देखती रही। उस सावधान डरी डरी निगाह ने मेरे दिल को कुछ कर दिया। मैं अचानक उसकी तरफ मुड़ा और उसकी वो चोरी की नजर पकड़ ली। वो हड़बड़ा गई। मैं नहीं देख रही थी। मैं उठा और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। वेन वान सिकुड़ गई, आंखें बंद कर ली, जैसे कोई डांट या मार की तैयारी कर रही हो। लेकिन जो गिरा वो चोट नहीं था, एक हल्का नरम स्पर्श था। उसने धीरे से आंखें खोली। मैं उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर रहा था। पगली, सोचा मैं मारूंगा। मेरी आवाज में पूरी लाड भरी थी। मुझसे यह होगा नहीं, और वैसे भी मैं तुम्हारा पति हूँ। देखना है तो खुलकर देखो। वेन वान की आंखों में एक पल के लिए हैरानी आई। सच में? मैंने पक्के से सिर हिलाया। उस पल उसके दिल में जैसे रंगीन पटाखे फूट पड़े। आंखें भर आईं। कमरे में लौटकर वेन वान ने मुझे पहले नहाने भेज दिया। मैं चला गया। बाथरूम से पानी की आवाज आते ही जियांग रोशुए चुपके से कमरे में आई। वेन वान की आवाज एकदम ठंडी पड़ गई। जिंगतिंग का पता चला? जियांग रोशुए ने सिर झुकाकर जवाब दिया, नहीं मालकिन, उसका अकाउंट थोड़ी देर के लिए ऑनलाइन आया, फिर गया, कोई निशान नहीं। वेन वान की उंगलियां व्हील चेयर के हत्थे पर एक एक करके टकराती रही। जिंगतिंग एसोसिएशन की वेबसाइट पर मोटी रकम लगाओ, उसे बाहर निकालना होगा। जी। जियांग रोशुए सिर झुकाकर चली गई। कमरे में फिर से सन्नाटा। वेन वान ने व्हील चेयर खिड़की की तरफ मोड़ी। चांद की ठंडी रोशनी उस पर पड़ रही थी। उसमें एक ऐसी तन्हाई थी जो हड्डियों तक उतर जाए। वो अंधेरे में अकेली थी, आंखें बंद, सारे भाव भीतर कैद। मैं बाल पूंछते हुए बाथरूम से निकला और यह नजारा देखकर मेरा सीना जैसे भिंच गया। वो यहाँ नहीं होनी चाहिए, इस अंधेरे में नहीं। मैं आगे बढ़ा और लाइट जला दी। रोशनी फैलते ही वेन वान ने आंखें खोली। कुछ परेशानी है? मैंने नरम आवाज में पूछा। उसने सिर हिलाया। हल्के से मुस्कुराकर बोली, नहीं, कुछ नहीं। मैंने हल्के से हंसते हुए उसकी तरफ झुककर कहा, क्या मैं तुम्हें नहीं जानता, या तुम खुद को नहीं जानती? मेरे सामने भी झूठ बोलोगी? वेन वान आखिरकार टिक न सकी। एक कड़वी मुस्कान आई। भैया से कुछ छुपता नहीं, बस नहीं चाहती कि तुम भी मेरे साथ परेशान हो। मैं उसके बगल में बैठ गया, हाथ बढ़ाकर उसकी ठुड्डी उठाई, जबरदस्ती मेरी आंखों से आंखें मिलवाई। आवाज में हल्की सख्ती थी। बताओ, भैया को भी बोझ उठाने दो। उसने हल्के से सिर हिलाया। बिना सोचे उसने मेरी कमर थाम ली। फिर धीरे धीरे बोली, आज एक ने मुझसे कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए जिंगतिंग को ढूंढना है।
देखना है मेरी टांगों में कोई उम्मीद बची है या नहीं, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं, पकड़ में ही नहीं आती। मेरे मन में एक चमक उठी। मैंने मन ही मन खुद को कोसा, अरे ये तो बिल्कुल सही मौका है उसे ठीक करने का। मैंने उसके होठों पर एक हल्का बोसा दिया और नरम आवाज में बोला, घबराओ मत, शायद अभी वक्त नहीं आया, हो सकता है किसी दिन अचानक मिल जाए। वेनवान मेरी बात का मतलब नहीं समझी कि बस तसल्ली दे रहा हूँ। गाल हल्के से लाल हुए और सिर हिलाया। हाँ, मौका मिलेगा, मन में चुपके से जोड़ा, और अगर नहीं मिला तो खुद बनाऊंगी। तुम्हारे लिए खड़ी होना जरूरी है, चलो अब जाकर नहाओ, मैंने उठकर कहा। वेनवान ने व्हील चेयर मोड़ी और बाथरूम में चली गई। पानी की आवाज आने लगी। मैंने फौरन फोन निकाला और एनक्रिप्टेड चैट खोली। उंगलियां तेजी से चली। फू यानशियू भाई हो वहां। फू यानशियू संघ के कार्यकारी प्रमुख थे और एकमात्र इंसान जो मेरी सभी पहचाने जानता था। जवाब तुरंत आया, अरे छोटे राजकुमार, आखिर वापस आ गए। मैं मुस्कुरा दिया। उंगलियां फिर चली। अब बच्चा नहीं हूं भाई, सब ठीक है। फू यानशियू ने लिखा, बढ़िया है, संघ तुम्हारी योजना के मुताबिक चल रहा है, लेकिन तुम वापस आए हो तो धंधा फिर शुरू करना होगा। जो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं वो पागल हुए जा रहे हैं। मैंने एक थका हुआ इमोजी भेजा। इतना भी नहीं है। फू यानशियू ने छेड़ते हुए लिखा, कैसा रहा, चहेती को पा लिया, बधाई हो बधाई, बोलो क्या काम है। वो तो जाहिर है, मैं निकला तो काम होगा ही। फिर मैंने सीधे मुद्दे पर आकर लिखा, हाल में वैन परिवार का कोई जिंगतिंग नाम की वैद्या को ढूंढ रहा है। फू यानशियू ने आंखें घुमाने वाला इमोजी भेजा। रोज कोई ना कोई ढूंढता है, वैसे तुम्हारी छोटी बीवी भी तो वैन परिवार की ही है, सीधे इलाज कर दो, इतनी पेचीदगी क्यों। पानी की आवाज बंद हो गई। मैंने जल्दी से टाइप किया, नहीं हो सकता, अभी मेरी पहचान छुपानी है, एकदम से जानेंगे तो झेल नहीं पाएंगे। अगर वैन परिवार का कोई ढूंढने आए तो लो, लेकिन पहले खबर फैलाओ कि जिंगतिंग वैद्या महीने में सिर्फ एक मरीज देखती है, उनकी भूख जगाओ, कुछ दिन बाद थोड़ी ढील दो, शक मत होने देना। फू यानशियू ने जवाब दिया, समझ गया तुम्हारी बात। उसी पल बाथरूम का दरवाजा खुला। मैंने फोन छुपाया और ऊपर छत की तरफ देखने लगा। चेहरा गंभीर था। वेनवान ने देखा, उसका दिल सिकुड़ा। अभी किसी ने कोई बुरी खबर दी क्या। मैं बिस्तर पर बैठ गया और बगल की जगह थपथपाई। वेनवान आकर लेट गई। मैंने उसे बांहों में समेट लिया। अवान, मेरी आवाज गहरी और धीमी थी। एक कहानी सुनाऊं? उसने मना करना चाहा, लेकिन हिम्मत नहीं हुई, बस हल्की सी हुंकार भरी। मैंने उसे थामे हुए धीरे धीरे शुरू किया। एक लड़का था। 18वें जन्मदिन के अगले दिन दोस्त उसे जश्न मनाने ले गए। लौटते वक्त एक बेकाबू गाड़ी एक ट्रक से जा भिड़ी और उसकी जिंदगी की राह बदल गई। लड़का झटके से बेहोश हो गया। वेनवान समझ गई ये उसी के बारे में है। बदन और अकड़ा, लेकिन बोली नहीं। जब होश आया तो पता चला बचाने वाली एक अजनबी लड़की थी और वो उसकी हमजमात भी निकली। उसी वक्त उसकी बचपन की सहेली, जिसे वो बरसों से जानता था, एक पूरे महीने के लिए गायब हो गई। वेनवान की उंगलियां मेरे इर्द गिर्द और कस गई। पोर सफेद पड़ने लगे। वो बताना चाहती थी, मैं जानबूझकर नहीं गई थी। मैं भी उस पूरे महीने बेहोश थी, लेकिन डर था कहीं वो यकीन न करे। मैं जैसे कुछ भांपा ही नहीं, आगे बढ़ता रहा, हर शब्द सोच समझकर, पुराने जख्म को धीरे धीरे कुरेदता हुआ। बाद में लड़के को पता चला असली बचाने वाली कोई और थी। जो कुछ हुआ वो एक साजिश थी, बड़े सोच समझकर बुनी गई। मैं रुका, झुककर उसका पीला पड़ा चेहरा देखा। धीमे से पूछा, अवान दर्द हो रहा है? ऊपर देखा, अब वेनवान कब से रो रही थी। मेरा दिल पिघल गया। मैं उठकर बैठा, उसके गाल पर से आंसू पोंछे। रो क्यों रही हो? मैंने तकलीफ दी? वेनवान ने सिर हिलाया और झपट कर मुझे बाहों में भींच लिया। आवाज भारी थी। मैंने जानबूझकर नहीं किया, उस वक्त बस यही चाहती थी कि तुम बचो। मैं भी एक महीने बेहोश थी, जब उठी तो जाना तुम ठीक हो। मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन पता चला तुम किसी और को चाहने लगे। मुझे कुछ नहीं सूझा। उसकी पकड़ और कसती गई, जैसे मुझे अपनी हड्डियों में उतार लेना चाहती हो। उसने मुंह मेरी गर्दन में छुपा लिया। डर था कि मेरी आंखों में नफरत दिखे। मुझे बस एक ही बात पता थी, जिसे मैंने बचपन से चाहा है, वो मुझे चाहिए। दिमाग में बस एक ही ख्याल था, किसी भी तरह तुमसे शादी करनी है। मैं उसके टूटे उलझे दिल की धड़कन सुनता रहा। मन में हजार भाव उठे तो यह था सच। उसकी कांपती आवाज आई, क्या तुम मुझसे नाराज हो कि मैंने बताया नहीं, कि मैंने जबरदस्ती की? मैंने जानबूझकर चेहरा सख्त किया। अगर मैं नाराज हूं तो क्या तुम तलाक दे दोगी? बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसकी बाहें और कस गई। मेरे मुंहों से एक हल्की चीख निकल गई। वो घबराकर बोली, सॉरी, जानबूझकर नहीं। वेनवान ने झट से छोड़ा और सीधी होकर तकिए से टिक गई। आंखों में घबराहट थी। चोट लगी? सच में? मैं भी उठकर बैठ गया, सीधे उसकी आंखों में देखा, धीरे धीरे उसके करीब गया। मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन जवाब दो, अगर मैं तलाक कहूं तो मान लोगी? वेनवान की नजरें इधर उधर भागने लगी। मैंने भौहें चढ़ाई। बोलो। उसने मुट्ठी भींची, नजर झुका ली। आवाज इतनी धीमी थी जैसे टूट जाएगी। हाँ, मान लूंगी। यह जवाब मेरे दिमाग में जैसे धमाके से फटा। मुझे लगा था वो पिछले जन्म की तरह मुझसे चिपकी रहेगी, छोड़ेगी नहीं। यह तो सोचा भी नहीं था। मैं एकदम भड़क गया कि क्या कहा तुमने? हिम्मत है तो दोबारा कहो। वेनवान मेरे गुस्से से इतना डर गई कि एक शब्द भी नहीं निकला। सिर झुकाकर बैठ गई, बिल्कुल किसी गलती करने वाले बच्चे की तरह। मुझे भी गुस्सा चढ़ाया। रजाई खींचकर मुंह ढांप लिया और चुप लेट गया। कमरे में सन्नाटा पसर गया। वेनवान काफी देर इंतजार करती रही। मेरी कोई हरकत नहीं। उसने पलटकर बिस्तर पर उठी उस रजाई की ओर देखा। पास जाना चाहा, हिम्मत नहीं पड़ी, बस जकड़ी सी बैठी रही। जब मेरी सांसें धीरे धीरे सामान्य हो गई, तब उसने बड़े सावधान कदमों से पास आकर मेरा नाम पुकारा। कोई जवाब नहीं। वो धीरे से लेट गई और पीछे से मुझे बाहों में भींच लिया। उसकी गर्म सांस मेरे कान के पास आई। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि सुनाई भी मुश्किल से दे। मैं तुमसे शादी कर चुकी हूँ। इस जन्म में तुम मेरे पति रहे, बस यही काफी है। मेरी टांगें तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनेंगी। बाहर की बातें मैं झेल लूंगी, लेकिन तुम नहीं झेल सकते। तुम मेरे सब कुछ हो। तुम्हें हमेशा चमकते रहना चाहिए। एक पल रुककर वो आगे बोली, इस बार मैंने सही नहीं सोचा। बस कुछ और दिन
दिन साथ रहना है। क्या तुम कुछ दिन और मेरे पास रह सकते हो? बस कुछ दिन। मैं नहीं चाहती थी कि वो औरत तुम्हें ठगे। अब तुमने उसका असली चेहरा देख लिया। उम्मीद है अब तुम कोई अच्छी लड़की ढूंढ लोगे। मैं सोया नहीं था। उसके हर शब्द ने मेरे दिल में कील की तरह चुभा। मैंने आंखें खोलने की इच्छा को जबरदस्ती दबाया। मन में एक पक्का इरादा बना लिया। अवान, फिक्र मत करो, तुम्हारी टांगे ठीक होंगी। इस जन्म में सिर्फ तुम हो और कोई नहीं। वेनवान की वो धीमी धीमी पति जी की पुकार सुनते सुनते मैं आखिरकार गहरी नींद में चला गया। लेकिन वो पूरी रात मुझे थामे जागती रही। अगली सुबह जैसे ही मेरा बदन थोड़ा हिला, उसके हाथों की पकड़ एकदम कस गई। मैंने आंखें खोली। उसकी पतली उंगलियां मेरी कमर पर टिकी थी। मैं पलटकर देखने लगा। वेनवान की पलकें घबराहट से हल्के से कांप रही थी। पूरा बदन तना हुआ था, सांसें उखड़ी हुई थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। यह देखकर मेरा दिल दुखा। मैंने मन में सोचा, पगली। रात की वो थोड़ी सी नाराजगी कब की उड़ चुकी थी। मैंने बाहें फैलाकर उसे खींच लिया और हल्के से पीठ थपथपाई। नाराजगी गई। अब सो जाओ। वेनवान को जैसे घर मिल गया। उसने मुंह मेरे सीने में धंसा लिया, एक बच्चे की तरह जो सुरक्षित जगह मिलने पर चैन पाता है। सो जाओ, मैं हूँ। मैंने धीरे धीरे उसके बाल सहलाने शुरू किए। उसने हल्के से सिर हिलाया। देर नहीं लगी, मेरी बाहों में वो सो गई। मैंने चुपके से उसकी कलाई थाम ली और नब्ज देखने लगा। दिमाग में इलाज की योजना बनने लगी। लगता है एक बार लैब जाना होगा, बाकी दवाएं मिल जाएंगी। लेकिन वो ब्लड कर्टेन जड़ी बूटी बहुत दुर्लभ है। उन बुढ़े उस्तादों से मांगनी होगी और वो लेक्चर देंगे, यह तय है। वेनवान को बाहों में लिए थोड़ी देर और झपकी ली। फिर याद आया, यह वेन परिवार का घर है, ज्यादा देर सोना ठीक नहीं। बड़े सावधान कदमों से उठा, मुंह हाथ धोया। वेनवान इतनी गहरी सो रही थी कि पता ही नहीं चला। नीचे उतरा। वेन बुजुर्ग दादाजी आंगन में ताइची कर रहे थे। दादी जी और सास जी सोफे पर चाय पी रही थी। मैंने अदाब किया। सास जी ने पूछा, अवान अभी तक नहीं उठी? रात को नींद ढंग से नहीं आई, थोड़ा आराम करने दिया। सास जी ने एक जानकार मुस्कान दी। मुझे थोड़ी असहजता हुई। तभी ऊपर से वेन जिंगलान उतरती दिखी। मुझे देखते ही उसने भौहें चढ़ाई। तुम अभी तक यहाँ हो? वो कल रात इसीलिए रुकी नहीं थी, मुझसे बचना था। लेकिन सुबह सुबह ही सामना हो गया। अरे ये कैसे बात करते हो? सास जी ने झट से डांटा। मैं उठकर मुस्कुराया। वेन भाई सुप्रभात। वेन जिंगलान ने दांत पीसे। फिर सबकी नजरें पड़ते देख झट से बोली, सुप्रभात, मुझे ऑफिस में जरूरी काम है, नाश्ता नहीं करूंगी, चलती हूँ। और बिना मुड़े चली गई। सास जी ने मुझे वापस खींच कर बिठाया। जाने दो उसे, इन दिनों जैसे किसी ने काट खाया हो। मैंने झेंपते हुए हंसी दी। वजह क्या है ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन कह नहीं सकता। तभी ऊपर से एक जोरदार धमाका हुआ। सब चौंक पड़े। मेरा दिल डूबा। मैं एक पल भी न रुककर भागा। वेनवान जागी। मैं दिखा नहीं। घबराहट में सोची में चला गया। व्हील चेयर पर बैठने की कोशिश में बिस्तर से गिर पड़ी। मैंने दरवाजा धकेला। वो जमीन पर निश्चल पड़ी थी। अवान, मैं लपक कर उसके पास बैठ गया। ठीक हो? क्या हुआ? मेरी आवाज से सुनते ही उसने ऊपर देखा। मेरे चेहरे पर घबराहट देखकर उसने हाथ बढ़ाना चाहा आंसू पोंछने को, लेकिन डर लगा कहीं यह सपना तो नहीं। मैंने फौरन उसकी कलाई थाम ली। नब्ज देखी, सब ठीक था। मैं और घबरा गया। बताओ कहाँ तकलीफ है? वेनवान चुप रही। मैंने बिना एक पल घंवाए उसे गोद में उठाया और बिस्तर पर लिटाया। सास जी और दूसरे भी आ पहुंचे। क्या हुआ? मैं उनके सामने खड़ा हो गया। कुछ नहीं। अवान बिस्तर से फिसल गई। जरा सावधानी नहीं है? देखो बेचारे को कितना डरा दिया। सास जी दुलार से वेनवान को देख रही थी। ससुर जी ने झट से सास जी को खींचा। बस करो, इन्हें अकेला छोड़ो। सब चले गए। मैं वेनवान के बिस्तर के किनारे बैठकर उसे देखने लगा। बताओ क्या हुआ था? आराम करने नहीं कहा था? उठकर देखा, तुम नहीं थे। उसकी आवाज मच्छर जैसी पतली थी। मुझे हंसी और रुलाई दोनों आई। मैं नहीं दिखा तो खुद को इस तरह तकलीफ दोगी? मैंने नहीं किया, बस पैर नहीं टिके। मेरे मन में कुछ हिला। मैंने हाथ बढ़ाकर उसकी ठुड्डी उठाई और बिना कुछ कहे उसके होठों पर झुक गया। पहले तो बस एक हल्की सी सजा थी, लेकिन जल्दी ही काबू से बाहर हो गई। गहरी और गहरी होती गई। जब तक हम दोनों हांफने नहीं लगे तब जाकर अलग हुए। वेनवान की आंखें लाल थीं, कानों तक लाली फैल गई थी। मैंने अंगूठे से उसके हल्के सूजे होंठ सहलाए। आवाज धीमी की, यह मिला। जब नहीं मानती, उसने डरते डरते पूछा, तो अब नाराज नहीं? अब नहीं, लेकिन आगे ऐसा नहीं। मैंने उठकर व्हील चेयर खींची और उसे गोद में उठाने लगा। रहने दो, मैं खुद कर सकती हूँ, वो झट से बोली। चेहरा गर्म था। मन में लगा जैसे किसी लाडली शैतान की तरह नजर आ रही थी। मैंने एक आंख दिखाई। एक बार और गिर के दिखाना। वो एकदम चुप हो गई। हाँ, इसमें मेरी ही गलती थी। उसे व्हील चेयर पर बिठाकर वॉशरूम की तरफ जाते देखा। मेरे होठों पर एक मुस्कान आई। इसके होंठ सच में बहुत नरम है। पिछली बार तुमने मुझे छेड़ा था, इस बार हिसाब बराबर हुआ। हम लिफ्ट से नीचे उतरे। सास जी ने मुझे फौरन खाने की मेज पर खींच लिया। भूख लगी होगी, खाओ। मेज पर मेरी मनपसंद चीजें सजी थीं। वो लगातार मेरी थाली में परोसती रही। थाली में ढेर लग गया। थाली में इतना ज्यादा हो गया कि मेरे बस का नहीं रहा। मैंने मजबूरन वेनवान की तरफ मदद की गुहार लगाते हुए देखा।